हेलो एस्पिरेंट्स, ये कुछ फीचर्स हैं, आप चेक कर सकते हैं। बात करते हैं किसी भी आंसर को किस तरह से अटैम्प्ट करना चाहिए। वैसे तो हर किसी का अपना अपना तरीका होता है आंसर को अप्रोच करने का, लेकिन हम यहाँ पर एक बेसिक अप्रोच को यूज़ करेंगे जो ऑलमोस्ट सभी के लिए सुइटेबल हो और सबसे ज़्यादा इफ़ेक्टिव हो। हमारी बेसिक अप्रोच कहती है कि सबसे पहले क्वेश्चन के कंटेक्स्ट को समझना चाहिए। कंटेक्स्ट मतलब वह ब्रॉड एरिया, वह ब्रॉड थीम जिसके ऊपर यह क्वेश्चन बेस्ड होते हैं। इसको सिंपल एग्जांपल से समझते हैं। मान लीजिए मैंने आपसे कहा कि एक्सप्लेन काउ, तो आप जिस एरिया में सोचेंगे वह काउ होगा। आप किसी और जानवर के बारे में नहीं सोचेंगे, राइट? यहाँ तक तो हमें पता चल गया कि हमें किसी दूसरे जानवर के बारे में नहीं सोचना है, लेकिन काऊ के बारे में भी क्या सोचना है, अभी भी कंटेक्स्ट पूरा क्लियर नहीं है। इसलिए क्वेश्चन के पूरे कंटेक्स्ट को समझने के लिए हम उसके कीवर्ड को भी देखते हैं। क्वेश्चन के कंटेक्स्ट को पूरी तरह से समझने के लिए हम उसके डायरेक्टिव वर्ड को भी देखते हैं। डायरेक्टिव वर्ड्स वो वर्ड्स होते हैं जो उस टॉपिक के अंदर भी किस डायरेक्शन में सोचना है उसके लिए गाइड करते हैं। जैसे कि हमने एग्जाम्पल लिया था एक्सप्लेन काउ, इसके अंदर जो डायरेक्टिव वर्ड है वो है एक्सप्लेन। उसके अकॉर्डिंग हम काउ के बारे में उसके फीचर्स बता सकते हैं कि काउ के 4 पैर होते हैं, एक पूंछ होती है। लेकिन वहीं अगर हमने डायरेक्टिव वर्ड क्रिटिकली एनालाइज लगा दिया तो हम सेम टॉपिक काऊ के बारे में ही डिफरेंट डायरेक्शन में सोचेंगे, मतलब काऊ के एडवांटेजेस या डिसएडवांटेजेस। और इस तरह से आपने देखा कि एक ही थीम होने के बावजूद 2 डिफरेंट डायरेक्शन से हमने सोचा, और इस तरह से आप क्वेश्चन के पूरे कंटेक्स्ट को समझ पाते हैं। एक बार कंटेक्स्ट को समझ लिया, फिर हम अपने नेक्स्ट स्टेप पर आते हैं जो है कंटेंट को गैदर करना। क्वेश्चन की अंडरस्टैंडिंग के बाद जो भी रिलेटेड मैटर हमें मिलता है उसे हम गैदर करने की कोशिश करते हैं। कोई भी रिलेटेड एग्जाम्पल, डेफिनेशन, स्टैट्स या फिगर्स, उन्हें हम या तो अपने दिमाग में रखने की कोशिश करेंगे या फिर उनके रफ पॉइंट्स बनाकर रफ पेज पे लिख देंगे, क्योंकि एक बार कंटेक्स्ट समझने के बाद हमारा दिमाग सभी डायरेक्शन से उससे रिलेटेड कंटेंट को गैदर करने की कोशिश करता है। और ये इन्फॉर्मेशन रॉ होती है, अनफिल्टर्ड होती है, और ऐसा भी हो सकता है कि वो टोटली रिलेटेड हमारे क्वेश्चन की डिमांड से ना भी हो। और अगर आपने उसे डायरेक्टली अपने पेपर पे लिख दिया तो हो सकता है कि आप क्वेश्चन की डिमांड से डिविएट हो जाएं और फिर आपको मार्क्स भी अकॉर्डिंगली मिलेंगे। इसलिए उस रॉ इन्फॉर्मेशन को अच्छे से प्रेजेंट करने के लिए हम लास्ट स्टेप पर आते हैं, स्ट्रक्चर। किसी भी आंसर के अंदर 3 बेसिक कंपोनेंट होते ही हैं। पहला इंट्रोडक्शन, दूसरा बॉडी और तीसरा कंक्लूजन। किसी भी क्वेश्चन के आंसर में इंट्रोडक्शन, बॉडी और कंक्लूजन किस तरह से लिखना है वह क्वेश्चन टू क्वेश्चन डिफर करता है। जिस तरह का क्वेश्चन होता है उसी तरीके से हम लिखते हैं तीनों कंपोनेंट। दूसरा आपकी नॉलेज पर डिपेंड करेगा, जितनी ज़्यादा नॉलेज होगी, रिफाइंड नॉलेज होगी, उतना रेलेवेंट इंफॉर्मेशन नॉलेज आंसर्स के अंदर लिखी जा सकती है। और फाइनली आपके एक्सपीरियंस पर डिपेंड करेगा कि आपने कितनी प्रैक्टिस करी है, जिसकी वजह से आप क्विकली क्वेश्चन की डिमांड को समझ पाते हैं और उतना ही जल्दी उसे लिख पाते हैं। यह सब धीरे धीरे आंसर राइटिंग की प्रैक्टिस करने से आ जाता है। और इस तरह से अगर आपको क्वेश्चन का कंटेक्स्ट समझ में आ गया, फिर आपको पता चल गया कि कंटेक्स्ट से रिलेटेड, मतलब क्वेश्चन की डिमांड से रिलेटेड क्या कंटेंट लिखा जा सकता है, आपने अप्रोच के दूसरे स्टेप के अकॉर्डिंग कंटेंट को गैदर भी कर लिया और फिर रियल पेपर पे आपने स्ट्रक्चर कर दिया, तो इस तरह से आपका आंसर कंप्लीट हो जाता है। परफेक्शन की तो कोई लिमिट नहीं है, लेकिन यह अप्रोच फॉलो करने के बाद आपको एक ऐसा आंसर मिलेगा जिसे एग्जामिनर चेक करेगा तो मजबूर हो जाएगा आपको अबव एवरेज मार्क्स देने के लिए। इसलिए हम आगे इसी अप्रोच का यूज करते हुए क्वेश्चंस को डील करेंगे। आज का GS 3 का क्वेश्चन देखते हैं। Data localization as envisaged by the Personal Data Protection PDP Bill 2019 has both associated advantages and concerns. Examine. इस क्वेश्चन को आप साइंस एंड टेक्नोलॉजी डेवलपमेंट्स एंड देयर एप्लीकेशन एंड इफेक्ट्स इन एवरीडे लाइफ के अंदर क्लासिफाई कर सकते हैं। यह आप एक तरह का लूज क्लासिफिकेशन मान सकते हैं। क्वेश्चन बेसिकली पूछ रहा है कि पीडीपी बिल के अंदर डेटा लोकलाइजेशन की जो बात की गई है उससे एसोसिएटेड एडवांटेजेस भी हैं और कंसर्न्स भी हैं, उन्हें आप एग्जामिन करिए। इस क्वेश्चन की रेलेवेंस को भी चेक कर लेते हैं कि ये यूपीएससी स्टैंडर्ड का है या नहीं। 2015 के अंदर भी इसी तरीके का मेंस का क्वेश्चन पूछा गया था। डिस्कस द एडवांटेज एंड सिक्योरिटी इम्प्लीकेशन ऑफ क्लाउड होस्टिंग ऑफ सर्वर्स vis-a-vis in-house machine
बेस्ड होस्टिंग फॉर गवर्नमेंट बिजनेसेस। इस क्वेश्चन को जानकर आपको पता लग रहा होगा कि इस तरह के क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जा सकते हैं, इसलिए इन्हें अटेम्प्ट करने की कोशिश करिए जिससे कि आने वाले एग्जाम में आपको इसका डायरेक्ट फ़ायदा मिले। क्वेश्चन के कंटेक्स्ट को समझने की कोशिश करेंगे। यहाँ पर जो ब्रॉड थीम है वह डेटा लोकलाइजेशन के बारे में है। कैंडिडेट्स इस बात का ध्यान रखेंगे, पीडीपी बिल के बारे में बात हो रही है लेकिन ब्रॉड थीम डेटा लोकलाइजेशन है। इस तरह से वह पीडीपी बिल के बारे में ही नहीं लिखेंगे बल्कि अपना मेन फोकस डेटा लोकलाइजेशन पे रखेंगे और इसी थीम से रिलेटेड इसके एडवांटेजेस क्या हैं और कंसर्न्स क्या हैं। इसका कंटेंट आपको किसी भी करंट अफेयर, मैगजीन या फिर एनालिसिस या फिर एडिटोरियल्स के अंदर इस इशू को काफ़ी कवर किया जाता रहा है, तो आप उधर से भी पॉइंट्स को निकाल सकते हैं। बात करते हैं आंसर के स्ट्रक्चर की। तो सबसे पहले इंट्रोडक्शन आप क्वेश्चन के डिमांड से ही रिलेटेड उसका ओवरव्यू देकर कर सकते हैं। फिर आप डेटा लोकलाइजेशन के कुछ फीचर्स बताना चाहते हैं तो वह बता सकते हैं ब्रीफ मैनर में, क्योंकि जो चीज़ हम ज़्यादा एलोबरेटली और ज़्यादा व्यू पॉइंट से बताएंगे वो है डेटा लोकलाइजेशन के एडवांटेजेस और कंसर्न्स। इन्हें बताने के बाद आप आंसर को कंक्लूड कर सकते हैं। आप चाहे तो वे फॉरवर्ड दे सकते हैं शॉर्ट में, क्योंकि आपको अपनी वर्ड लिमिट का ध्यान रखना है, तो आप उसी अकॉर्डिंग आंसर के अंदर कंटेंट को लिखेंगे। इतना डिस्कस करने के बाद आप इस क्वेश्चन को इजीली अटेम्प्ट कर सकते हैं। एटलीस्ट कोशिश तो करनी चाहिए, यह आपके लिए ही बेनिफिशियल है। इस क्वेश्चन के आंसर के हिंट्स हम बाद में डिस्कस करेंगे। आई होप आप सभी ने अपना आंसर लिखा होगा। देखते हैं इन क्वेश्चन के आंसर हम कैसे लिख सकते हैं, ऐसा क्या स्ट्रक्चर हम बना सकते हैं, ऐसे क्या कंटेंट और कीवर्ड हम उसके अंदर डाल सकते हैं जिसकी मदद से एक डिसेंट आंसर तैयार हो सकता है। दीज हिंट्स मे नॉट बी होलिस्टिक बट यू कैन यूज देम एज अ कंपास through which you can evaluate your answer whether you have written your answer in the right direction or not। चलिए इन्हें देखते हैं। हमने इस क्वेश्चन को भी डिस्कस किया था जिसमें डेटा लोकलाइजेशन के बारे में बात हो रही है। देखते हैं इसके इंट्रोडक्शन की शुरुआत कैसे कर सकते हैं। आप इस तरह से बता सकते हैं कि रिसेंटली पर्सनल डेटा प्रोटेक्शन बिल 2019 को इंट्रोड्यूस किया गया था, जिसके अंदर इंडिविजुअल को ग्रेटर कंट्रोल दिया गया over how their personal data is collected, stored and used। प्राइवेसी को लेकर काफ़ी चीज़ें प्रॉमिस की गई इस बिल के अंदर। ओवरऑल यह काफ़ी हेल्पफुल भी है, लेकिन इसके साथ ही ये क्रिटिसिज्म को भी अट्रैक्ट करता है। अब आप अपनी मेन बॉडी के अंदर दोनों साइड बताने के लिए आर्ग्यूमेंट इन फेवर ऑफ डेटा लोकलाइजेशन बनाकर लिख सकते हैं और दूसरा आर्ग्यूमेंट इन अगेंस्ट ऑफ डेटा लोकलाइजेशन की हेडिंग बनाकर अपने पॉइंट्स को मेंशन कर सकते हैं। तो सबसे पहला पॉइंट हम बता सकते हैं, डेटा लोकलाइजेशन की मदद से हम नेशन की सोवरेनिटी को बचा सकते हैं, क्योंकि इंडियन डेटा को एज ए रिसोर्स यूज़ किया जा सकता है हमारे खुद के नेशनल इंटरेस्ट में, क्योंकि इसके काफ़ी इकोनॉमिक और स्ट्रैटेजिक यूज़ हो सकते हैं। और फिर साथ में अगर डेटा हमारा लोकली अवेलेबल रहेगा तो गवर्नमेंट अच्छे से फंक्शन कर पाएगी। मतलब हमारे लॉ एनफोर्समेंट एजेंसीज़ हैं, ऑफिसेज हैं, उन्हें अगर डेटा की ज़रूरत होगी तो डायरेक्ट इंडिया के अंदर ही सेव्ड उस डेटा को मंगाया जा सकता है। फिर इसके इकोनॉमिक बेनिफिट्स कुछ इस तरह से हैं। डेटा को अगर लोकली बेस्ड किया तो लोकल इंडस्ट्रीज़ बनेंगी, लोकल इंफ्रास्ट्रक्चर बनाने की ज़रूरत पड़ेगी जो एम्प्लॉयमेंट को बढ़ावा देंगे, और साथ में एक AI इकोसिस्टम बनेगा, मतलब आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस इकोसिस्टम, जो आगे की नई टेक्नोलॉजी को हमारे देश में लाने में मदद करेगा। और फिर आप बता सकते हैं डेटा लोकलाइजेशन हमारे सिविल लिबर्टीज़ को प्रोटेक्ट करने में मदद करेगा। कैसे? डेटा को अगर लोकली होस्ट किया जाएगा तो वो प्राइवेसी और सिक्योरिटी को बढ़ावा देगा और उन पर इंडियन लॉ अप्लाई होंगे, जिससे कि वायलेशन अगर कुछ होगा तो लोकल रेमेडीज़ का यूज़ करके अपनी ग्रीवेंसेस को सॉल्व कर सकते हैं। अब क्वेश्चन के दूसरे एस्पेक्ट को डील करेंगे। डेटा लोकलाइजेशन के आर्ग्यूमेंट्स इन अगेंस्ट को हम लिस्ट आउट कर सकते हैं। पहला पॉइंट हम बता सकते हैं कि ऐसा एज्यूम कर लेना कि डेटा प्रोटेक्शन से प्राइवेसी प्रोटेक्शन हमारा बेटर रहेगा, ऐसा ज़रूरी नहीं है, क्योंकि डेटा लोकलाइजेशन ना होना एकमात्र प्रॉब्लम नहीं है। डेटा की सिक्योरिटी और भी कई फैक्टर से डिटरमाइन की जाती है, जैसे कि हम और क्या टेक्निकल मेजर्स ले रहे हैं, साइबर सिक्योरिटी प्रोटोकॉल्स कैसे हैं, इस तरह की तमाम चीज़ें होती हैं।
तो सिर्फ डेटा को लोकली बेस्ड करने से हमारी प्रॉब्लम सॉल्व नहीं होती है। दूसरा पॉइंट आप बता सकते हैं, डेटा लोकलाइजेशन से फॉरेन इंटेलिजेंस और फॉरेन स्टेट अनऑथराइज्ड तरीके से हमारे डेटा को यूज़ करते हैं, उससे तो बचा जा सकता है, लेकिन ये चीज़ डोमेस्टिक सर्वेलेंस को बढ़ावा दे सकती है। मतलब हमारा खुद का स्टेट, हमारा खुद का नेशन हम पर नज़र रख सकता है और हम पर ही सर्वेलेंस कर सकता है। और फिर आप एक्स्ट्रा टेरिटोरियल एप्लीकेशन के बारे में बता सकते हैं कि बिल के अंदर यह चीज़ इंश्योर की जाती है कि अगर डेटा बाहर ट्रांसफर्ड है तो उस पर भी डेटा प्रोटेक्शन ऑब्लिगेशंस लगे हुए होंगे, मतलब उन्हें भी लॉ के अकॉर्डिंग यूज़ किया जाएगा। इस तरह से डेटा लोकलाइजेशन की जो नीड होती है वो अपने आप रिड्यूस हो जाती है। इस तरह से कुछ पॉइंट्स हैं, आप लिख सकते हैं। फाइनली आंसर को आप कंक्लूड कर सकते हैं वे फॉरवर्ड देकर, क्योंकि इतना लिखने के बाद वर्ड लिमिट ब्रीच नहीं होनी चाहिए, इसलिए आप ब्रीफली लिख सकते हैं कि जॉइंट पार्लियामेंट्री कमेटी को लोकलाइजेशन के प्रोविजंस की अच्छे से जांच करनी चाहिए, इवेल्युएट करना चाहिए जो बिल के अंदर दिए हुए हैं, और हमारे नेशन के नीड के अकॉर्डिंग इस प्रोविज़न को मॉडिफाई करना चाहिए और प्रैक्टिकल लेवल पर इसे अप्लाई करने के पर्पज़ से नेसेसरी रिफॉर्म लाने चाहिए। इस तरह से आप इस आंसर को कंक्लूड कर सकते हैं। फाइनली बात करते हैं कि ऐसा कौन सा एक्स फैक्टर होता है ऐसे कैंडिडेट के बीच जिसकी नॉलेज टॉपर की नॉलेज के इक्वली होती है, पर फिर भी उसे टॉपर से कम मार्क्स मिलते हैं। ऑलमोस्ट किसी भी टॉपर की कॉपी अगर आप उठाएंगे तो उसके अंदर कुछ चीज़ें कॉमन दिखाई पड़ेंगी। पहला, जितना भी पॉसिबल हो उतना ये पॉइंट में बनाकर आंसर देते हैं, कीवर्ड्स के नीचे अंडरलाइन करते हैं जिससे कि एग्जामिनर की अटेंशन डायरेक्टली उन कीवर्ड्स पे जाए। तीसरा, आंसर के अंदर विजिबिलिटी बनी रहे उसके लिए शॉर्ट पैराग्राफ्स बनाते हैं 5 to 6 लाइंस के। डिपेंड्स ऑन इंडिविजुअल हैंडराइटिंग, जितना पॉसिबल हो वहाँ पे फ्लो चार्ट्स, डायग्राम, मैप लगाने की कोशिश करते हैं और इस तरह से एक एक्स फैक्टर आंसर के अंदर आ जाता है और उनकी कॉपी दूसरों की कॉपी से अलग दिखाई पड़ती है। आप भी इन बातों का ध्यान रखिए, डेली आंसर राइटिंग करते रहिए जिससे कि ये सारी चीज़ें आपकी आदत में आ जाए। इतना ही इस वीडियो में। कीप राइटिंग, ऑल द बेस्ट, सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो।